ग्रेविटी के पार्ट 2 में आज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानना है। ये मान लीजिए दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, पृथ्वी जिसको बोलते हैं, मास ME, M is the mass of Earth, E means Earth, mass, ये अर्थ का मास है। अगर हम अर्थ सरफेस से बहुत सिंपल हाइट से जो इस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नगण्य हो, ये हाइट मतलब नेग्लिजिबल हो, वहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को हम छोड़ते हैं फ्रीली, इस पार्टिकल का मास स्मॉल m अगर हो और फ्रीली अगर हम छोड़ते हैं, तो जब आप इसको ग्राउंड की तरफ छोड़ते हैं तो इसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है जो इस अर्थ के थ्रू होता है। इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में या इस पार्टिकल m में एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है या एक एक्सेलरेशन इसमें लगता है कि ये उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब इसी को डिफिनेशन के रूप में कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के सर्टेन हाइट पर हम छोड़ते हैं, वहां से इट बिगिंस टू फॉल फ्रीली टुवर्ड अर्थ अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी के थ्रू या फ्रीली उस पर से गिरना शुरू हो जाता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the body due to gravity is called acceleration due to gravity। ये होता है acceleration। अब इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए ये this is m small m and mass of the earth ME, तो what is the Newton's force, Newton's gravitational force जिसको हम बोलते हैं GMEM by r square। r is the radius of earth, R is the radius of Earth। हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ का रेडियस R है और स्फेरिकल जनरली सपोज कर लेते हैं, लेकिन स्फेरिकल अर्थ होती नहीं है। कैसे होती है, इसके मेन पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा जब मेन पॉइंट पढ़ेंगे तो उसको हम बताते हैं कि स्फेरिकल नहीं होती है, ये थोड़ा सा एक तरफ से चपटी होती है अर्थ, और कहाँ चपटी होती है उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये तो फोर्स लगेगा F = GMEM by r स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma। लेकिन यहां पर चूंकि एक्सेलरेशन A यहां पर G के रूप में हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रूप में इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पृथ्वी ले रही है, तो F = mg। इस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F = mg लग रहा है, तो G = जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलेंगे F by m। व्हाट इज F? F is GMEM by r स्क्वायर। इसमें रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F GMEM by r स्क्वायर by स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा GME by r स्क्वायर। दिस मीन्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GME by r स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें समझने की बात है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है, इसमें मास ऑफ द पार्टिकल नहीं है या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट आप गिरा रहे हैं पृथ्वी से ऊपर से छोड़ रहे हैं, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा, तो ये इसमें मास नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि मेन पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट कि ये ऑब्जेक्ट के मास से फ्री होता है, इट फ्री फ्रॉम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पार्टिकल लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पार्टिकल के मास का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता। इसका सेंस क्या हुआ, हमें समझने की बात है
कि अगर हम इसका प्रयोग कर लें, प्रयोग में अगर हम देखें कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम देख लें क्या छोटा, अब ये देखिए ये दोनों है, इसका मास कुछ अलग है, इसका मास कुछ अलग होगा, दोनों को अगर हम ऐसे छोड़ते हैं दोनों को, तो ये अर्थ सरफेस पर सेम टाइम में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मास, ऑब्जेक्ट के मास से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री है। ये है इसका मेन पॉइंट, हमें ध्यान देना है। इसका मतलब हमें एक बड़ा पत्थर 10 किलोग्राम का अगर पत्थर है और 5 किलोग्राम का पत्थर है, दोनों को अगर हम छोड़ते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा दोनों के लिए सेम होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कब कब होता है? चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहली बात, जो अर्थ है, ये अर्थ आप देखेंगे इस तरह से है, चपटी होती है, थोड़ी सी चपटी। पोल्स जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इक्वेटर है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के रेडियस के लिए और नॉर्थ पोल साउथ पोल में थोड़ा अंतर होता है, क्या? नियरली 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, अर्थात इक्वेटर जो होता है वो 21 किलोमीटर ज्यादा होता है नॉर्थ और साउथ पोल से, मतलब पोल से 21 किलोमीटर रेडियस इक्वेटर पर ज्यादा होता है। और जिधर ज्यादा रेडियस होगा तो यहां देखिए G इज कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, देन G is directly, small g is directly proportional to the 1 upon r square। इसका सेंस ये हुआ, ये दोनों जब कांस्टेंट है तो ये G is directly proportional to the 1 upon r square। R means radius of the earth। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने कहा कि G is directly proportional to the 1 upon r square। देखिए बोलने का समझने का तरीका होना चाहिए। अगर हम इसको ये कहें कि G is inversely proportional to the square of the radius, रेडियस के स्क्वायर, ये भी सही है, और G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r, इस पर बात हो रही है। अब इसमें R की वैल्यू जब बढ़ेगी, जब भी R की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू घटेगी। इसका सेंस क्या हुआ कि R की वैल्यू बढ़ेगी, कहां बढ़ेगी? अगर हम अर्थ सरफेस पर आते हैं तो इक्वेटर पर R की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर की जो रेडियस है वो रेडियस 21 किलोमीटर, नियरली 21 किलोमीटर हायर देन पोल्स, पोल से 21 किलोमीटर थोड़ी ज्यादा है। तो जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 21 इसमें रेडियस में 21 अगर जोड़ दें तो इसमें और ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू G की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका सेंस यही हुआ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में G की वैल्यू कम होगी। कब कम होगी? जब R की वैल्यू बढ़ेगी, और इक्वेटर पर G की वैल्यू, इक्वेटर पर जो G की वैल्यू होती है, G इक्वेटर लेस देन G पोल, पोल पर, क्योंकि पोल पर तो ये स्टैंडर्ड रेडियस रहेगी, उससे कम होगी। ये भी है। दूसरी बात क्या है कि G की डिपेंडेंसी क्या होती है? अगली जो बात है कि अगर हम इस अर्थ सरफेस से, यहां देखिए, अर्थ सरफेस से ऐसे हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली डाउनवर्ड छोड़ते हैं, h हाइट को, जिसकी हाइट h हो, तो भी इसमें वेरिएशन हो जाएगा, बदलेगा। इसका पूरा करेक्टली फार्मूला है, उस फार्मूले को हम डिजाइन करेंगे। और अगर हम अर्थ के अंदर चले जाएं, मतलब यहां देखिए ये है, अगर हम इसको सपोज कर लें कि कुछ स्टैंडर्ड हाइट पर पहुंच गया था, ये h, तो जब स्टैंडर्ड हाइट पर पहुंचा तो इसमें रेडियस क्या लिया जाएगा? जितना लिया जाएगा। R की जगह पर कितना होगा? इतना R प्लस एच, R प्लस एच हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, R प्लस एच की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब सेंस हुआ कि अगर हम अर्थ सरफेस से किसी सर्टेन हाइट पर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। और अर्थ सरफेस के अंदर चले जाएं, मतलब पृथ्वी के अंदर अगर चले जाते हैं, ये R डिस्टेंस है, मान लीजिए h हाइट, अंदर चले जाते हैं h हाइट, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए बहुत सारी चीजें,
हम अंदर घुस गए अर्थ के अंदर, तो h यहां से यहां तक h हो गया, और यहां से यहां तक टोटल r, और r में से h माइनस कर दें तो ये r माइनस h, मतलब जहां पर वो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो r माइनस h हो जाएगा, अर्थात ये r की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब r की वैल्यू कम होगी तो ये g की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अर्थ सरफेस के अंदर अगर जाए तो हमें g की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थ सरफेस के ऊपर चले जाए तो g की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थ सरफेस के इक्वेटर पर जाते हैं, इक्वेटर पर भी g की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस जो होता है 21 किलोमीटर मोर देन पोल्स, पोल का जो ये डिस्टेंस है उससे 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इक्वेटर पर जब ज्यादा होगा तो ये जी कम हो जाएगी, और पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ये मेन पॉइंट्स हैं। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हमें समझ में आया कि कुछ इसमें मेन पॉइंट जो याद रखने हैं कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, डज नॉट इफेक्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। दूसरी बात क्या है कि जी की वैल्यू जगह जगह बदलती है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये जी की वैल्यू जगह जगह बदलती है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और ये छोटे छोटे चीज हमको जब ध्यान रखेंगे तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित रूप से फिजिक्स बहुत सुंदर और अच्छा होगा।